Ziglar on Selling. The Ultimate Handbook for the Complete Sales Professional. Book by Zig Ziglar. Introduction. आप किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं? आप अपने कस्टमर्स को कैसे समझ सकते हैं? सेलिंग का सबसे सक्सेसफुल फॉर्मूला क्या है? आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को अपने प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करने के लिए कैसे मना सकते हैं? एक सेल्समैन के रूप में आप अपनी अच्छी रेप्यूटेशन कैसे बना सकते हैं? आपको किन स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है? इस समरी में ऑथर जिग जिगलर आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स, इंस्पायरिंग कहानियों और कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताकर इन सवालों का जवाब देंगे। तो क्या आप एक सेल्स एजेंट बनने के लिए और अपने जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं? क्या आप टॉप 10% या उससे भी बेहतर सबसे अच्छे 5% प्रोफेशनल सेल्स एजेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सेलिंग इन द मॉडर्न मार्केट। सेलिंग की शुरुआत एथिक्स का सॉलिड फाउंडेशन बनाने से होती है। एक सेल्समैन बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। आपको अपना कैरेक्टर डेवलप करना होगा और इस प्रोसेस पर भरोसा रखना होगा। एक सक्सेसफुल सेल्समैन में बहुत सी खूबियां होती हैं। पहला, उसे एथिकल होना चाहिए। अगर आपके प्रॉस्पेक्ट्स आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो वह कभी भी आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे, इसलिए आपको अपने कस्टमर्स से किए हुए वादों को हमेशा पूरा करना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। इसके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। कुछ बेहद सक्सेसफुल सेल्समैन ने भी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्कूल छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब भी आप एक सेल्समैन बन सकते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल सेल्समैन हमेशा सक्सेसफुल होने के तैयार रहते हैं। भले ही आप हार्वर्ड में न पढ़े हों, लेकिन आपको उसी तरीके से तैयार होना चाहिए। मॉडर्न सेल्समैन अलग होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि कंप्यूटर और मार्केट एनालिसिस को कैसे हैंडल करना है। आपके अंदर बस जानने की इच्छा होनी चाहिए और सेलिंग करने के लिए पैशन होना चाहिए। आप प्रैक्टिस की मदद से इसे सीख सकते हैं। तीसरा, एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी हमेशा फॉलो अप करें। हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट को हैंडल करते वक्त दिक्कत का सामना करना पड़े और उन्हें आपकी मदद की जरूरत हो। आपको उनके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो आप अपनी डिपेंडेबिलिटी खो देंगे। चौथा, सेल्समैन दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं। जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट की प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर आपका कोई कर्ज है। इस फीलिंग की वजह से उन्हें आपके सर्विसेज को ट्राई करने के लिए बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स की जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाएं। इस तरह आप लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी को एक्टिवेट करते हैं, यानी आपसी लेन देन। यहाँ आप अपना अटेंशन उन्हें देते हैं और बदले में आपको उनका अटेंशन भी मिलता है। आप कभी यह नहीं जान सकते कि आपकी सर्विस का असर कैसा होगा, लेकिन आपको ईमानदारी और सच्चाई के लिए हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा। जॉबी हैरिस जब छोटे थे तब वह एक बॉय स्काउट थे। थॉमस एबरनेथी नाम के स्काउट मास्टर ने जॉबी को मिसिसिपी में ट्रेन किया था। थॉमस जॉबी को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, लेकिन जॉबी ने एक स्काउट बनने के अलावा भी उनसे कई काम की बातें सीखीं। जॉबी ने उनसे जिम्मेदारी और ईमानदारी के गुण सीखे। इससे वह बड़ा होकर एक इज्जतदार इंसान बना। थॉमस की 3 बेटियां थीं। उनमें से एक जीन है, जिन्होंने इस बुक के ऑथर जिग जिगलर से शादी की। जॉबी हैरिस ने जिगलर को एक बेहतर इंसान, पति और पिता बनने के लिए बढ़ावा दिया। इसलिए जॉबी को स्ट्रॉन्ग वैल्यूज सिखाकर थॉमस अनजाने में उस इंसान को तैयार कर रहे थे जो उनके फ्यूचर में होने वाले दामाद को ट्रेन करने वाला था। सेलिंग में सिर्फ प्रोडक्ट्स शामिल नहीं होते हैं। आप वैल्यूज और एथिक्स भी बेच सकते हैं। सबसे अच्छे सेल्समैन हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। वह लॉयल, ईमानदार और क्रेडिबल होने के बारे में बस बातें नहीं करते, बल्कि हर दिन को इन वैल्यूज के अनुसार जीते हैं। आखिर में, आजकल के सेल्समैन बैलेंस्ड प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जीने की वैल्यू को समझते हैं। अगर आप सिर्फ अपने करियर पर फोकस करेंगे तो आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी।
एक सेल्समैन के रूप में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दूसरों को भी उनके गोल्स को पूरा करने में मदद करनी होगी। दूसरों की मदद करने से पहले आपको पहले ध्यान से उनकी ज़रूरतों के बारे में सुनना होगा। जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि वह लोग क्या चाहते हैं, तब तक आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनकी ज़रूरतों का जवाब होने चाहिए। इसलिए सेलिंग की शुरुआत एथिकल होने से और दूसरों की मदद करने के लिए पैशन रखने से होती है। फाइंडिंग समवन विलिंग टू बाय। सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है? ज्यादातर सेल्समैन का मानना है कि सेलिंग का मतलब है डील्स क्लोज करना यानी फाइनल करना। वहीं कुछ का मानना है कि सही प्रोडक्ट का होना ज्यादा जरूरी है। वहीं कुछ दूसरे मानते हैं कि सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, जो है सही कस्टमर्स को ढूंढना। सेलिंग में सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी एक इंग्रेडिएंट को मिस कर देंगे तो आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन नहीं बन पाएंगे। हालांकि प्रोस्पेक्टिंग वह पहली स्किल है जिसे आपको मास्टर करना होगा। प्रोस्पेक्ट ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनके सामने आप अपने प्रोडक्ट को पेश करते हैं। हो सकता है कि उन्हें आपके आइडिया और आपके प्रोडक्ट पसंद आए, या फिर हो सकता है कि ऐसा न हो और वह उस चीज़ को कहीं और से खरीदने का फैसला कर लें। हर प्रोस्पेक्ट की कोई प्रॉब्लम या ज़रूरत होती है जिसे वो सॉल्व करना चाहता है या पूरा करना चाहता है। उनके पास आपके ऑफर की कीमत चुकाने की एबिलिटी भी होती है। प्रोफेशनल सेल्समैन को प्रोस्पेक्टिंग एक्साइटिंग लगता है। वह हमेशा इसे यूज़ करते हैं और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। वह किसी के भी पास बैठे हों, वो अपने कूल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पेश करने के लिए खुद बातचीत शुरू कर देते हैं। प्रोस्पेक्ट क्या करता है, इस बात में इंटरेस्ट दिखाकर आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। भले ही वह प्रोस्पेक्ट आपके ऑफर में इंटरेस्टेड ना हो, फिर भी हो सकता है कि वह आपकी पहचान किसी ऐसे इंसान से करवा दे जो उसमें इंटरेस्टेड हो। जब आप काइंड और सच्चे होते हैं, तब प्रोस्पेक्ट्स भी आपको पसंद करते हैं, इसलिए वह सेल करने में आपकी मदद करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स कॉड का रिजल्ट होते हैं। सी का मतलब है कम्युनिकेशन या बातचीत। जब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तब आप अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज बांट रहे होते हैं। जब आप आपके द्वारा सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर एक्साइटेड होते हैं, तो वही जोश दूसरों में भी देखा जा सकता है। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। एक अच्छा सेल्समैन हमेशा अलर्ट रहता है। वह सब कुछ ध्यान से देखता और सुनता है। इस तरह से वह कहीं भी कुछ बेचने का मौका ढूंढ लेता है। डी का मतलब होता है डेडिकेशन। सिर्फ ऑब्जर्व या बातचीत न करें। आपको किसी डील को क्लोज करने के लिए डेडिकेटेड होना होगा। हमेशा लोगों से रेफरल्स के लिए पूछते रहें और कॉन्फिडेंट रहें। आपकी जिंदगी में जो इन्फ्लुएंस के सेंटर्स हैं, उन्हें टारगेट करके आप प्रोस्पेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। यह आपके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। यह आपके एरिया के कुछ मशहूर लोग भी हो सकते हैं। उनसे कहें कि वह आपकी पहचान उनके जान पहचान के लोगों से करवाएं और इस तरह आपके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ सकती है। जब जिग जिगलर कुकवेयर इंडस्ट्री में काम करते थे, तब वह एक बुजुर्ग औरत से मिले थे जिन्हें खाना पकाना और अपने गेट्स की खातिरदारी करना बहुत पसंद था। जिगलर ने उन्हें अपने यहाँ डिनर पर कुछ आइटम्स का डेमो देने की बात कही। वह औरत इस सपोर्ट को पाकर खुश हुई। जिगलर ने उनके 11 डिनर्स को सपोर्ट किया। उन्हें पता था कि यह औरत बहुत अच्छी है और अपनी कम्युनिटी में एक इन्फ्लुएंशियल लीडर है। वह बहुत लोगों को जानती थी और उन्हें अपने घर पर अक्सर इनवाइट किया करती थी। वह औरत जिगलर के प्रोडक्ट्स के बारे में सबके सामने बताती थी और वह उन्हें लेकर खुश भी थी और प्राउड भी महसूस कर रही थी। इस औरत के जैसा एक इन्फ्लुएंस सेंटर सेलिंग के लिए एक अच्छा मौका होता है। उस औरत को फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर करके जिगलर ने कई सेल कर लिए थे। जब आप किसी इन्फ्लुएंशियल प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब शुरुआत में वह आपको ज़्यादा सेल करने में मदद करते हैं। लेकिन समय के साथ उनका असर कम हो जाता है, इसलिए आपको हमेशा नए लीड्स ढूंढते रहने चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है। जब आपको कोई रेफरल मिलता है, तो तुरंत उसके ऊपर काम करें। जब आप पहली बार अपने नई लीड के बारे में सुनते हैं, तो आपको एक्साइटेड महसूस होता है और आप अपनी सबसे अच्छी पिच डिलीवर करने के कैपेबल होते हैं।
अगर आप इंतजार करते हैं तो आपका एक्साइटमेंट और मोटिवेशन गायब हो जाता है। ऐसा करने से आप कम अवेलेबल रहने लगते हैं और आपके अंदर की इच्छा भी कम हो जाती है। ये भी हो सकता है कि आप प्रॉस्पेक्ट को भूल जाएं या नज़रअंदाज कर दें। याद रखें कि हर प्रॉस्पेक्ट वैल्यूएबल होता है। आपको कभी नहीं पता होगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। यह भी हो सकता है कि जिस एक प्रॉस्पेक्ट को आप नज़रअंदाज कर रहे थे वही आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित हो जाए। सेलिंग बाय डिज़ाइन, नॉट बाय चांस। एक सक्सेसफुल सेल्समैन हमेशा ओपन माइंडेड होता है। अगर आप देखते हैं कि आपके सेलिंग टेक्निक्स काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदल दें। शुरुआत में हो सकता है कि नए स्किल्स से आपको अपने मेहनत का फल न मिले, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। जब आप एक सेल्स प्लान फॉलो करते हैं तो आप अपने बिजनेस से मिलने वाले रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे चांस के भरोसे न छोड़े या लक पर डिपेंडेंट न रहें। यह भी हो सकता है कि किसी दिन आप सक्सेसफुल हो जाएं और फिर अगले दिन आप फेल हो जाएं। सबसे असरदार सेलिंग फॉर्मूला में 4 स्टेप्स होते हैं: नीड एनालिसिस, नीड अवेयरनेस, नीड सॉल्यूशन और नीड सेटिस्फैक्शन। पहला, अपने प्रॉस्पेक्ट्स की ज़रूरतों को पहचानने के प्रोसेस को नीड एनालिसिस कहते हैं। यहाँ तक कि अगर वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ पूछ रहे होते हैं तब भी वह जो ढूंढ रहे हैं उसे समझने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ज्यादातर समय लोगों को यही पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए। लेट 1970S और शुरुआती 1980S में रॉबर्ट बेक IBM के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्हें कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक बहुत बड़े डील के बारे में पता चला था। बेक के पिता 78 साल के थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बताया कि वह चाहते हैं कि उनके पास भी अपने बेटे के जैसा एक VCR हो। बेक ने बताया कि यह तो बहुत आसान है, उन्हें बस एक VCR खरीदना होगा। फिर उनके पिता ने उन्हें अपनी कई प्रॉब्लम के बारे में बताया। पहला, बेक के पिता बूढ़े थे और उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो नहीं जानते थे कि कौन सा VCR चुनना सही होगा। दूसरा, वह उसे अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थे। तीसरा, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसे सेट कैसे करते हैं। आखिरी प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई वह यह थी कि बेक के पिता उसे इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते थे, तो फिर वह कोई ऐसी चीज़ क्यों खरीदेंगे जिसे वह समझ ही नहीं पा रहे हैं। बेक ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। वह अपने पिता को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लेकर गए और उनके लिए सबसे सिंपल VCR खरीदा। फिर बेक ने स्टोर के मालिक से बात की कि वह एक्स्ट्रा $25 लेकर उस VCR को घर तक पहुंचा दें और उसे सेट करवा दें। उन्होंने टेक्नीशियन से कहा कि वह अगले 3 दिनों तक लगातार आकर बेक के पिता को सिखाए कि VCR को कैसे यूज करना है। आखिर में उनके पिता ने VCR चलाना सीख लिया और एक वीडियो कलेक्टर बन गए। वह उसे इतना ज्यादा एंजॉय करते थे कि उन्होंने अपने साथ वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इनवाइट करना शुरू कर दिया था। VCR के बाद बेक के पिता ने एक टेलीफोन, एक स्टीरियो और एक कॉफी पॉट भी खरीदा। उसी सेम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से उन्हें सेम डील मिल गई। इस बुजुर्ग आदमी को पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन्हें इक्विपमेंट खरीदने और उसे सेट करने में प्रॉब्लम होती थी। अब वह स्टोर यही सेम सर्विस दूसरे बुजुर्ग लोगों को भी दे सकता था और नए कस्टमर्स बना सकता था। इस तरह हम देख सकते हैं कि सेलिंग की शुरुआत अपने प्रॉस्पेक्ट्स की ज़रूरतों को समझने से होती है। अपने प्रॉस्पेक्ट्स की ज़रूरतों के बारे में पता लगाने के लिए आपको सही मेथड का इस्तेमाल करना होगा। कभी-कभी लोग गलत सिम्पटम्स दिखाते हैं। हो सकता है कि यह सिम्पटम्स गुमराह करने वाले हों। अगर आप इन सिम्पटम्स के मुताबिक सेल करने का प्लान बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसकी सही शुरुआत सवाल पूछने से होती है। खुद को प्रॉस्पेक्ट की जगह रखकर देखें। अपने प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरतों में इंटरेस्ट दिखाएं। उनकी प्रॉब्लम को पहचानने में उनकी मदद करें। उन्हें यह समझाएं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ सेल तभी कर पाते हैं जब एक प्रॉस्पेक्ट यह मान लेता है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदना उसमें खर्च होने वाले पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नीड अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट शामिल हैं। सेल्समैन के नज़रिए से देखें तो उन्हें 1 या 2 ज़रूरतों को पहचानना होता है।
वहीं प्रॉस्पेक्ट के नज़रिए से देखें तो उन्हें समझना होगा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसका सॉल्यूशन आपके पास है। सिर्फ सेल करने के ऊपर फोकस न करें। अगर आपका पूरा फोकस रिजल्ट के ऊपर होगा तो आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे। इसके बजाय ध्यान से सुनें। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए गाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वह आपके पास से खरीदारी करने का मन बदल लें। असरदार सेलिंग फॉर्मूला का अगला पार्ट है नीड सॉल्यूशन। जब आपको और आपके प्रॉस्पेक्ट को प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरतों के बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद आपको उनके सामने अपना सॉल्यूशन पेश करना होगा। उस ज़रूरत को पूरा करने की चीज़ बेचने पर ध्यान दें, न कि प्रोडक्ट बेचने पर। जैसे जब कोई बेड खरीदता है तो वह अपने लिए कंफर्टेबल नींद खरीद रहा होता है। जब आप नया आउटफिट खरीदते हैं तब आप यह खरीद रहे होते हैं कि आप उसमें कैसे दिखेंगे और आपको उसकी वजह से कैसा महसूस होगा। जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तब आप अपने और अपने परिवार के लिए प्रोटेक्शन खरीद रहे होते हैं। प्रॉस्पेक्ट्स कभी चीज़ों को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। वह कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी को बदलकर रख देने वाला हो। सेलिंग फॉर्मूला का आखिरी स्टेप है नीड सेटिस्फैक्शन। एक बार जब आपका प्रॉस्पेक्ट फैसला कर ले तब उनसे पेमेंट करने के लिए कहें। उन्हें ज़्यादा सोचने के लिए समय ना दें और न ही उन्हें अपने माइंड को बदलने का मौका दें। जब आप सक्सेसफुल सेलिंग के 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बाय चांस सेलिंग करना बंद कर देते हैं। एक सक्सेसफुल फॉर्मूला डिज़ाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पाएं और अपने टाइम कॉस्ट को कम से कम करें। बिगिनिंग विद नीड एनालिसिस। एक सेल्स पिच की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना। सवाल आपके प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरतों को जल्दी समझने में मदद करते हैं। वह ये भी दिखाते हैं कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सर्विस देने में इंटरेस्टेड हैं, न कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने में। मान लीजिए कि आपकी एक सक्सेसफुल कंपनी है और आपके पास एक सेल्समैन आता है जो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। यह सेल्समैन किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए बात शुरू नहीं करता बल्कि यह आपकी परेशानियों को समझने और उन्हें सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखाते हुए बातचीत की शुरुआत करता है। क्या आप उससे इरिटेट हो जाएंगे या उसके इंटरेस्ट की इज्जत करेंगे? आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि वह आदमी वहां सिर्फ कुछ बेचने और आपके पैसों को खर्च करवाने के लिए आया है। इसके बजाय आप जोश के साथ उसके सवालों का जवाब देंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेलिंग का मतलब है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ चीज़ों को जानने की जर्नी पर जाना। इसमें आप उनकी ज़रूरतों को समझने में उनकी मदद करते हैं और वह आपके ऑफर को एक्सेप्ट करके सेल करने में आपकी मदद करते हैं। असली इंटरेस्ट दिखाए बिना और पहले सवाल पूछे बिना आप अपने प्रॉस्पेक्ट का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। आजकल के प्रॉस्पेक्ट्स पढ़े लिखे कंज्यूमर्स हैं। जो ट्रिक्स पास्ट में काम करते थे वो आज के कस्टमर पर काम नहीं करेंगे। इसलिए आज के समय में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ बन गई है। सवाल आपके प्रॉस्पेक्ट को या तो मोटिवेट कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह सेल्समैन की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। एक मोटिवेटेड प्रॉस्पेक्ट खुलकर आपके प्रोडक्ट को खरीदने का फैसला करता है। वहीं मैनिपुलेट किए गए कस्टमर को झूठ और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। जब आप ईमानदार होते हैं तब आप लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बना लेते हैं। लेकिन जब आप एक मैनिपुलेटर होते हैं तब हो सकता है कि आप कुछ सेल्स कर लें लेकिन आपके पास बार बार आने वाले कस्टमर्स नहीं होंगे। आपके सवाल लॉजिकल और इमोशन होने चाहिए। अगर वह सिर्फ लॉजिकल होंगे तो हो सकता है कि प्रॉस्पेक्ट किसी भी वक्त अपना माइंड बदल ले। इमोशंस का असर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स के दिलो दिमाग पर असर डालने की कोशिश करें। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के फ़ायदों को पहचानें और फिर इन स्टैंडर्ड सवालों का जवाब दें। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? आपको क्या लगता है कि आप कब? एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे यह प्रोडक्ट आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकता है? क्या आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने या अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में इंटरेस्टेड हैं? आपको क्या लगता है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?
अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से आप इन सवालों में बदलाव कर सकते हैं। हमेशा प्रॉस्पेक्ट के लॉजिक और इमोशंस पर फोकस करें। साथ ही शब्दों का इस्तेमाल करके अपने प्रॉस्पेक्ट में मन में एक क्लियर पिक्चर बनाने की कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। जब वह प्रॉस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट से जो होगा उसकी असली पिक्चर को देख लेता है, तब पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि उसकी जिंदगी को बदलना उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ओपन डोर सवाल, क्लोज डोर सवाल, यहाँ और ना में जवाब दिए जाने वाले सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन डोर सवाल प्रॉस्पेक्ट को खुलकर अपनी ज़रूरतों को पहचानने में मदद करते हैं। आप कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे और क्यों वाले सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रॉस्पेक्ट्स के लिए यह सवाल हैरान करने वाले हो सकते हैं। अगर वह सोचने के लिए अचानक से बोलना बंद कर दे, तो उनसे जवाब पाने के लिए जल्दबाजी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप उनकी आज़ादी को कम कर देते हैं और उनके जवाब को मैनिपुलेट करते हैं। हो सकता है कि वह कंफ्यूज हो जाएं और भले ही उन्हें उस प्रोडक्ट की सच में बहुत ज़रूरत हो, फिर भी वह आपके प्रोडक्ट को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। क्लोज डोर सवाल प्रॉस्पेक्ट के फोकस को एक थॉट पर बनाए रखते हैं। ओपन डोर सवालों को पूछने के बाद हो सकता है कि प्रॉस्पेक्ट कोई ऐसा जवाब दे जो सेल पूरी करने में आपकी मदद करे। प्रॉस्पेक्ट के बोले हुए शब्दों को सवाल के फॉर्म में रिपीट कर जवाब दें। एग्जाम्पल के लिए आप पूछ सकते हैं कि इस बात से आपका मतलब क्या है, क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं। हाँ और ना में जवाब दिए जाने वाले सवालों का इस्तेमाल किसी चीज़ को जानने के लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है कि प्रॉस्पेक्ट की कोई ज़रूरत है लेकिन वह उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हाँ और ना में जवाब दिए जाने वाले सवाल पूछने से आपको अपने कस्टमर के असली इंटरेस्ट को पहचानने में मदद मिलती है। सवालों को अदल बदल कर पूछें। सिचुएशन के हिसाब से सही सवाल पूछें। फिर अपने कस्टमर के लॉजिक और इमोशंस पर ध्यान दें। सेलिंग सॉल्यूशंस टू पीपल्स प्रॉब्लम्स। किसी भी चीज़ को बेचने की कोशिश करने से पहले आपको उसके फायदों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं, तब आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स की मदद करने के लिए जो भी मेथड ज़रूरी होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी आप सच में उन्हें कोई सर्विस देना चाहते हैं, न कि सिर्फ पैसे कमाना। हर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स, फंक्शन और बेनिफिट्स होते हैं। फीचर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक पेन में क्लिप लगा हुआ है, ये उसका फीचर है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो काम करती है उसे फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पेन में क्लिप लगा हुआ है, उस क्लिप का इस्तेमाल पेन को आपके पॉकेट से अटैच करने के लिए किया जाता है। बेनिफिट का मतलब है किसी प्रोडक्ट के फीचर्स और फंक्शन को इस्तेमाल करने से होने वाले फायदे। पेन में लगे क्लिप से पैसों की बचत होती है, क्योंकि एक बार जब आप उसे पॉकेट से अटैच कर लेते हैं तो पेन कहीं खोएगा नहीं, तो आपको नया पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब आप किसी कस्टमर की ज़रूरतों को समझ जाते हैं, तो आप उन ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि आप फ़ायदों की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि अकेले सिर्फ फ़ायदे बताना कस्टमर को मानने के लिए काफ़ी न हो, इसलिए हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट के फंक्शन और फीचर्स के बारे में भी बताना पड़े। हमेशा याद रखें कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वह उस काम को खरीदते हैं जो वो प्रोडक्ट उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए करेगा। एक यंग आदमी मेकीज में काम करना चाहता था। उसने दुकान के डायरेक्टर को अपने बारे में बताया, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे कई लोगों ने भी मेकीज में काम पाने की कोशिश की थी, लेकिन उन सभी जो रिजेक्ट कर दिया गया था। वहां कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं थी। लेकिन उस आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका इरादा अब और भी पक्का हो गया था। वह पूरे स्टोर में घूमा और उन जगहों को पहचानने की कोशिश की जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। दिन के आखिर में उस यंग आदमी ने एक बार फिर डायरेक्टर से बात की और कहा कि वह मेकीज में काम करना चाहता था। उसने बताया कि उसने स्टोर को चेक करने में 2 घंटे बिताए हैं। उस यंग आदमी को ऐसे 10 एरिया मिले थे जहां इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत थी और वह जल्दी से डायरेक्टर से मिलकर उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहता था। उसके बाद उस यंग आदमी को जॉब मिल गई। ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए
आपको पहले अपने बिजनेस को समझना होगा। इन 3 जरूरी सवालों का जवाब दें। आप क्या बेचते हैं? आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या खरीदते हैं? क्या इन दोनों सवालों के जवाब मैच करते हैं? अगर हाँ, तो आप सक्सेस पाने के लिए सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप जो सोचते हैं कि आप बेच रहे हैं वह उन चीज़ों से अलग है जो आपके कस्टमर्स को मिल रहा है, जो एक प्रॉब्लम है। बियॉन्ड कस्टमर सर्विस टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है सेलिंग की लिमिट से आगे जाना। अच्छी कस्टमर सर्विस देने पर न रुकें, बल्कि अपने कस्टमर को संतुष्ट करने का मकसद रखें। कार्ल स्वेल कस्टमर फॉर लाइफ के ऑथर हैं। उनका मानना है कि कस्टमर्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज देना ही इकलौता तरीका है। उनके प्रिंसिपल्स उनके काम आए क्योंकि उनके पास हर साल $850 मिलियन कमाने वाली एक कार कंपनी है। यहाँ तक कि जब 2002 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तब भी कार्ल ने अच्छे खासे नंबर में कार बेचे थे। उनके कई कंपटीटर्स को पैसे कमाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्ल अपने कस्टमर्स को बढ़िया सर्विस देते हैं। जब वह कोई कार बेचते हैं तो उनका मकसद एक बार डील कर लेने का नहीं होता है। इसके बजाय वह बार बार आने वाले कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने कस्टमर्स को इस तरह की सर्विस देते हैं, जैसे अगर आपकी कार खराब हो जाती है तो एक मैकेनिक उसे ठीक करने के लिए आपके दरवाजे तक आता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और उस वक्त आपके कार में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कार्ल आपकी मदद करने के लिए किसी को भेज देते हैं। यह एक्स्ट्रा सर्विसेज किसी भी कस्टमर को इन एक्स्ट्रा फायदों के लिए वहां आने के लिए मना लेते हैं और इसका रिजल्ट भी मिलता है। कार्ल अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना बंद नहीं करते। वह अपने सेल्स टीम को भी बहुत बोनस देते रहते हैं। यह उन्हें ज्यादा मेहनत करने और उनके कस्टमर्स को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है। उनकी सेल्स टीम को प्रेशर महसूस नहीं होता है। वह एक दूसरे के साथ एक बड़े परिवार की तरह बर्ताव करते हैं। उनकी सेल्स टीम मानती है कि वह पार्टनर्स हैं क्योंकि वह हर साल $2 लाख तक कमा सकते हैं। अपनी सक्सेस के बावजूद भी कार्ल कस्टमर सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए नए स्किल्स सीखने की कोशिश करते रहते हैं। इसका एक ट्रिक यह है कि जब आपके कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाए उसके तुरंत बाद उन्हें कॉल करें। यह रेफरल पाने का सबसे अच्छा समय होता है। उस वक्त वह कस्टमर अपनी नई खरीदारी को लेकर खुश और एक्साइटेड होता है और वो जितना हो सके उतना आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा अपने कस्टमर के हित के बारे में सोचकर एक्शन लें। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको लगता है ज्यादा फीचर्स से उन्हें यादा हो सकता है तो उन्हें डायरेक्ट बता दें। अगर वह उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो बस ज्यादा पैसे कमाने के लिए अलग से जोड़े गए फीचर्स को साथ में मिलाकर उन्हें कुछ बेचने की कोशिश ना करें। एक बार जिंगलर लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहे थे। वह एक ऐसे आदमी से बात कर रहे थे जिसके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं था। इस आदमी की पत्नी और एक छोटा बच्चा भी था। वो लाइफ इंश्योरेंस $5,000 का था। वह आदमी उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रहा था। वह उसके लिए थोड़ा महंगा था। बहुत देर तक बहस करने के बाद वह आदमी मान गया। वह इंश्योरेंस कंपनी अचानक से मौत होने पर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेकर 2 गुना पैसे ऑफर कर रही थी। जिंगलर को डर था कि वह आदमी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। 1 साल से भी कम समय के अंदर उस आदमी की मौत हो गई। जिंगलर उसकी पत्नी को इंश्योरेंस का चेक देने के लिए गए। जब वह आदमी जिंदा था तब अगर जिंगलर ने उस एक्स्ट्रा फीचर के बारे में उससे बात कर ली होती तो उस आदमी की पत्नी को डबल पैसे मिल जाते। इसके बाद जिंगलर ने एक ऐसा लेसन सीखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाए। अपने कस्टमर्स की मदद करने के लिए हमेशा अपनी पूरी कोशिश करें, भले ही वह मुश्किल से मानने वाले क्लाइंट्स ही क्यों न हों। अगर आपकी कंपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज देती है तो अपने कस्टमर को उस बारे में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ऐसा करके आप उनकी जिंदगी इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं। यहाँ तक कि जब डील पूरी हो जाए तब भी अगर आपके पास कोई नया ऑफर हो तो आप वापस उस क्लाइंट से बात कर सकते हैं।
अपने सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखें और नए सर्विसेज के बारे में बताने के लिए उन्हें कॉल करते रहें। सेलिंग हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। एक बार जब आप सेल्समैन बन जाते हैं, उसके बाद आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। हमेशा अपने कंपटीटर्स से एक कदम आगे रहने का गोल रखें। आपको अपने जॉब को जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से करना चाहिए। याद रखें कि सेलिंग के लिए सबसे ज़रूरी स्किल एथिकल होना है, इसलिए लोगों के साथ अच्छे से पेश आए। याद रखें कि वह भी इंसान है जिनकी कद्र की जानी चाहिए और उन्हें भी समझा जाना पसंद होता है। इसलिए उनकी ज़रूरतों को सुनें, उनकी इज्जत करें और उनकी मांगों को पूरा करें। हर कस्टमर काइंड और प्यारा नहीं होगा। कुछ आपसे शिकायत करेंगे, कुछ बदतमीजी से बात करेंगे और आपके लिए उन्हें संभालना मुश्किल कर देंगे। हो सकता है कि ऐसे मुश्किल क्लाइंट्स आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, इस बारे में काम की जानकारी दें। इसलिए उनकी राय की भी इज्जत करें। एक सेल्समैन होने का नाते सर्विस देना आपका जॉब है। कस्टमर को संतुष्ट करने का मकसद बनाएं। एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करें और आप अपने मार्केट में सबसे बेस्ट बन जाएंगे। गेनिंग कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड योर लाइफ। वॉल्टर हेली दुनिया के सबसे अच्छे सेल्समैन में से एक हैं, जिन्होंने साबित कर दिया है कि 70% सेल्स दोपहर 1 बजे के पहले पूरी हो जाती है। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में 20% सेल्स होती है। बाकी की 10% सेल्स शाम 4 बजे के बाद होती है। यह इस कहावत को साबित करता है कि जो चिड़िया पहले आती है कीड़ा उसे ही मिलता है। सुबह के समय में सेल्समैन में ज़्यादा एनर्जी होती है और वह अपने बेस्ट पिच को पेश कर पाते हैं। सुबह के समय में कस्टमर्स में भी ज़्यादा जोश होता है। सेलिंग के लिए डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी है। जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तब तक आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके नहीं हो सकते। इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, इसके लिए साफ साफ कुछ वजहों को सेट करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जब आपका गोल स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको सही समय पर बेड से उठने की विल पावर मिल जाती है। जनरल रूल बताता है कि प्रोफेशनल सेल्समैन ज़्यादा मेहनत से काम करके अपने कंपटीटर्स से आगे निकल जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह उनसे ज़्यादा स्मार्ट हों, लेकिन वह हर दिन 1 घंटा ज़्यादा काम करते हैं। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस हर रोज़ कुछ एक्स्ट्रा काम करें। अगर आप अपने डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ ईमानदारी को जोड़ देते हैं तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। आप दुनिया के बेस्ट 10% सेल्समैन में शामिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत है तो आपको फॉलो अप करना चाहिए। कस्टमर को कॉल करें और उन्हें यह सिखाने का ऑफर दें कि उनकी नई नई खरीदी हुई चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। एक बार जिंगलर ने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा था जिसमें 287 एक्स्ट्रा फीचर थे। जब सेल्समैन ने इनके बारे में बताया तब जिंगलर को लगा कि इसे इस्तेमाल करना आसान होगा। लेकिन जब वह घर पहुंचे तब तक जिंगलर और उनकी पत्नी को सिर्फ कुछ ही फंक्शन याद थे। उस सेल्समैन को उन्हें कॉल करना चाहिए था और नए वैक्यूम क्लीनर को इस्तेमाल करने में उनकी मदद करनी चाहिए थी। इससे जिंगलर और उनकी पत्नी दोनों खुश होते और दूसरे प्रॉस्पेक्ट्स को उनकी सर्विस भी रिकमेंड करते। इसके बजाय उस सेल्समैन को कस्टमर की मदद करने से ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स सेल करने की चिंता थी। उसमें उस ईमानदारी और प्यार की कमी थी जो दूसरों की सेवा करने के लिए चाहिए होती है। सेलिंग में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। कभी भी नए स्किल्स सीखना बंद न करें। मार्केट हमेशा बदलते रहते हैं और आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं वहाँ नए ट्रेंड्स आते रहेंगे। तो पीछे मत रहिए। समय के साथ आगे बढ़ते रहिए और फिर आप दुनिया के सबसे बेस्ट 5% सेल्समैन में शामिल हो जाएंगे। हर सेल्समैन अलग होता है। हालांकि जो सक्सेसफुल होते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। पहला, वह अपने समय के इस्तेमाल को लेकर कॉन्शियस यानी सचेत रहते हैं। वह इस बात को समझते हैं कि सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अंतर इस चीज़ में होता है कि हम इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
सक्सेसफुल सेल्समैन हर रोज जो कुछ भी करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। वह अपनी प्रोडक्टिविटी को रिव्यू करते हैं और फिर उसमें बदलाव करते हैं। वह हमेशा हर मिनट को काम में लाने की कोशिश करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ज्यादातर सेल्समैन का 80% समय ऐसे एक्टिविटीज पर खर्च होता है जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें कि आपको अपनी हर रोज की एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखना है और समय बर्बाद करने वाली चीजों से बचना है। प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करने में और सामने से उनसे मिलने में आपका समय सही जगह पर खर्च होता है। अगली कॉमन चीज जो सक्सेसफुल सेल्समैन में होती है वह यह है कि वह जानते हैं कामों को कैसे और कब दूसरों को सौंपना है। रिपोर्ट लिखने या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के बजाय वह प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस करना ज्यादा सही समझते हैं। इसलिए प्रो सेल्समैन अपने कीमती समय को खाली करने के लिए दूसरों से मदद मांगते हैं। उनका मानना है कि अगर वह अपने समय को असरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जब वह ज्यादा पैसे कमाते हैं तो उनके पास अपने परिवार के साथ ब्रेक्स को एंजॉय करने की ज्यादा आज़ादी होती है। अगला, प्रो सेल्समैन दूसरों की बात को अच्छे से सुनते हैं और चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। अपने प्रॉस्पेक्ट्स की जरूरतों को पहचानने के लिए वह डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। वह फ्लेक्सिबल स्पीकिंग स्टाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर कोई प्रॉस्पेक्ट धीरे बोलने वाला इंसान है तो वह ऐसे स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी समझ के अनुसार हो। वह आसानी से प्रॉस्पेक्ट से रिलेट कर पाते हैं। आखिर में, सबसे अच्छे सेल्समैन सेल्फ एनालिसिस नोटबुक रखते हैं। वह अपनी प्रोग्रेस से कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वह आदतों की पावर को समझते हैं और अपने रोज के कामों का हिसाब किताब रखते हैं। आप कुछ सवाल पूछकर अपने प्रोग्रेस को रिव्यू कर सकते हैं। क्या यह काम जरूरी है? क्या मैं इसे अलग तरीके से कर सकता हूँ? क्या मैं इसे ज्यादा असरदार तरीके से कर सकता हूँ? क्या मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? बेस्ट सेल्समैन बनने के तरीकों को सीखने का मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को दूसरों से कम समझना चाहिए। इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, लेकिन यह जानने के बाद संतुष्ट रहें कि आपने अपना बेस्ट किया है। याद रखें कि सेलिंग का मतलब है किसी को उनकी जरूरत का सामान खरीदने के लिए मानना। फैसला उनका होगा और उसके ऊपर आपका पावर बहुत कम होगा। हो सकता है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएं और यह भी हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। इसका नतीजा क्या होगा इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें और कॉन्फिडेंट रहें। अप टू डेट रहें लेकिन नुकसान होने पर खुद को हारा हुआ न मानें। जब तक आप बिजनेस की दुनिया में रहेंगे तब तक आप कभी कभी फेल भी होते रहेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक आप इम्प्रूव कर रहे हैं तब तक आप सही रास्ते पर हैं। कंक्लूजन, सेलिंग जीने का एक तरीका है। अपने सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ आदतें बदलनी होंगी। आपको सिर्फ पैसों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कुछ बेचते समय आप इंसान से डील कर रहे होते हैं जिन्हें अटेंशन और परवाह की जरूरत होती है, इसलिए अपने दिल से काम करें। अपने आप को गाइड करने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल करें और जो लेसन आपने सीखे हैं उन्हें अप्लाई करें। सबसे पहले, आपने जाना कि बेस्ट सेल्समैन एथिकल होते हैं, अच्छे से तैयार रहते हैं और ईमानदार होते हैं। वह दूसरों की बात को अच्छे से सुनने वाले होते हैं जो किसी चीज से ज्यादा दूसरों की सेवा करने के मकसद से काम करते हैं। दूसरा, आपने जाना कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है। सेल्स करने के लिए और रेफरल्स मांगने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा और अपने अंदर लगन बनाए रखना होगा। तीसरा, आपने सीखा कि एक सक्सेसफुल सेलिंग फॉर्मूला की शुरुआत नीड एनालिसिस से होती है, नीड अवेयरनेस और नीड सॉल्यूशन से होकर गुजरती है और नीड सेटिस्फैक्शन पर जाकर खत्म होती है। चौथा, आपने जाना कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स की जरूरतों को पहचानने के लिए ओपन डोर, क्लोज डोर और हाँ और ना में जवाब दिए जाने वाले सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स के लॉजिक और इमोशंस पर ध्यान दें। पांचवा, आपने जाना कि एक प्रोडक्ट में फीचर्स, फंक्शंस और बेनिफिट्स होते हैं। जरूरतों के हिसाब से चलने के लिए आपको उसके बेनिफिट्स को बेचना चाहिए।
अपने प्रॉस्पेक्ट को समझाएं कि आपके प्रोडक्ट से उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती है और फिर आप जीत जाएंगे। छठा, आपने जाना कि प्रोफेशनल सेल्समैन एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर करके एक कदम आगे निकल जाते हैं। वह कस्टमर की संतुष्टि का मकसद रखते हैं। वो फॉलो अप भी करते हैं और बेस्ट सर्विस देते हैं। आखिर में, आपने जाना कि प्रो सेल्समैन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। वह डिसिप्लिन, एथिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा होती है। वह अच्छे से सुनने वाले और ऑब्जर्व करने वाले लोग होते हैं। वह सेल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कस्टमर्स की परवाह होती है। सेलिंग कोई आसान बिजनेस नहीं है। हालांकि जिंगलर आप तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको जो आता है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और लगातार अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एबिलिटीज को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। इसलिए काम में लग जाइए। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए और दुनिया के टॉप सेल्समैन में से एक बन जाइए। ग्रेटनेस तक पहुंचने और जितने पैसे कमाने का आपने सपना देखा है उसे कमाने से सिर्फ आप ही खुद को रोकते हैं।